वेलकम टू अच्युत अकेडमी। हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। उस श्रृंखला में आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 है और ये आखिरी लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का। एक्चुअली इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों पर। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में क्या होता है और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, ये जो दोनों उदाहरण हैं एंगल ऑफ एलिवेशन का और ये डिप्रेशन का, इस डिप्रेशन को अपने मानसिक अवसाद वाले डिप्रेशन से अलग रखिएगा, उससे ये भिन्न है, डिफरेंट है। और ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो सेक्शन है जिसमें प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, सपोज आप ये जो है आप यहाँ पर हो और ये जो बीसी लाइन है, ये ठीक से देख लीजिएगा। ये बीसी लाइन जो है, बी और सी लाइन जो है, ये कोई मान लो ये घर है, सपोज कर लो कि ये कोई हाउस है। तो अगर आप यहाँ नीचे जमीन से जब देखोगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे कोई आपका मित्र खड़ा है, आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो अगर आप स्ट्रेट देखते हो, सामने देखते हो, क्योंकि हमेशा कोई ऊपर नहीं देखता है, तो अगर आप जो स्ट्रेट देखते हो और ये जो ऊपर देख रहे हो, समझ रहे हो ना, ये स्ट्रेट मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब स्ट्रेट अगर सामने देखोगे तो आप ऐसे होगा, और अगर जो कि आपका मित्र ऊपर है तो आप ऊपर देख रहे हो। तो आप जब ऊपर की तरफ देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी थीटा को। और हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नयन कोण। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है दृष्टि लाइन का, लाइन ऑफ साइट को ही बोलते हैं दृष्टि रेखा, कि मतलब हम देख कहाँ पे रहे हैं। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आपको समझ में आ गया ना। सपोज ये मैंने यही आपको समझाने की कोशिश की, आपका यहाँ पे कोई मित्र है, वो अपने छत पर है और आप उसको यहाँ से कहीं रोड से आप जा रहे हैं, वहाँ से आप देख रहे हैं उसको, तो यही होती है लाइन ऑफ साइट और ये दृष्टि रेखा होगी, इसको ही बोलते हैं, इसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और ये देखिए, अगर आप सीधे जाएंगे तो ये ऐसे सीधे जाएंगे रोड पे, तो ये सामने की तरफ देखेंगे तो ऐसे लाइन ऑफ साइट होगी। ये भी लाइन ऑफ साइट ही है, बट याद रखना कि जब आप सीधा देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, और जब ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये है लाइन ऑफ साइट। ठीक, तो इन्हीं दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक चीज देख लो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट अपोजिट होता है। जैसे सपोज आपका कोई मित्र है, वो यहाँ पर है। अब इस बार आपका मित्र आपको देखेगा, यहाँ पे अपने छत पर वो है, आप यहाँ पे रोड पर कहीं जा रहे हो, तो जो ये यहाँ से देखता है ना, यही जो देखता है, अगर यहाँ अपने छत से ऊपर ऊपर सीधे सीधे देखेगा तो ये ऐसे स्ट्रेट देखेगा। लेकिन आपका आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, यक्स हैं आप, और ये आपका मित्र वाई है, आपको जब देख रहा है तो इस स्ट्रेट देखने और इसमें देखने में यही जो है एंगल ऑफ, ये मान लो बीटा है, तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, एक चीज और समझ लीजिए, जो आपका मित्र होगा उसके घर से कुछ दूरी ये ऐसे होगी ना, इतनी, ये तो आपकी ये लाइन है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये होगा, सॉरी, लाइन ऑफ साइट जो है यहाँ पर ये होगा, लाइन ऑफ साइट ये है। ठीक, दृष्टि रेखा वही दृष्टि रेखा। अगर आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे तो अब देखो, यहाँ पर जब ये ऊपर से देखा जा रहा है, आपका मित्र ऊपर से देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और आप ये देखोगे ये डिस्टेंस जो है, वो ये कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ पे आप हो, ये मित्र के, आपका जो मित्र है उसके घर का बेस है। ठीक ना, ये जमीन है, उसके ऊपर ये यहाँ से यहाँ पे छत से उसके देख रहा है। ठीक है ना, तो इस घर के बेस और इसके बीच में भी कोई डिस्टेंस होगी, तो यही डॉटेड लाइन ये होती है, इसको भी डॉटेड ही लाइन से शो करते हैं।
तो ये अगर छत पर से सीधा देखता तो इस लाइन के बीच और ये जो आपको नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक ना, यहाँ पे आप हैं इस वजह से, तो इन दोनों के बीच में जो बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक चीज याद रख लो कि अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, इसीलिए ये आपको डिस्टेंस बताया। ठीक, ये कैसे होता है, एक होता है आपका एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव एंगल होता है ना, अल्टरनेट एंगल होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, अल्टरनेट एंगल होता है, ठीक ना। ये चीज होती है, उसी के हिसाब से यहाँ पे अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी हो जाएगा। अब हम लोग इसी चीज को यूज करके क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक। और प्रैक्टिकल लाइफ में होता है एक एक अच्छा, आप बहुत इस समय फाइटर प्लेन के वगैरह में जो आप सुनते होंगे, वो सारे जो फाइटर प्लेन वगैरह आप सुनते हैं कि कैसे कहीं पे बम गिराते हैं, उड़ते रहते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक बात याद रखिएगा। इसी यही ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ये एक प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ का एग्जांपल मैंने दे दिया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है ये हमारा, पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ लो, मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है और उसी हिसाब से हम लोग फिर कर लेंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि ये जो है आपका, ये क्या बोला जाता है, एक जो है सर्कस में आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब करना चाह रहा है 20 मीटर लंबी रोप पर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक, बहुत सिंपल सा आप समझ लो, ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि मान लीजिए ये जो आपका ये BC पॉइंट है, ये यच है, ये मैंने मान लिया है, ये पोल है, ये पोल समझ रहे हो ना, ये पोल है, इसको पोल समझिएगा आप लोग, ये क्या है, पोल है। ठीक, इसको BC पॉइंट को, अब यहाँ पर इसी पॉइंट से मैं ये कह रहा था कि ये जो है, आप आइए इस पेज पर, देखिए ये जो है पोल है, ठीक ना, ये पोल है, इस पर एक कोई टाइट टाइट रस्सी बंधी हुई है ऐसे, जो कि 20 मीटर की है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पे कोई आदमी है, इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक ना, यही कह रहा है ना कि इसी जो है यहाँ पे ऐसे ही कोई ये पोल है, इससे 20 मीटर की ऐसी रस्सी हुई, ये चढ़ने की ऐसी कोशिश कर रहा है, इस पे क्लाइंबिंग माने चढ़ने का प्रयास कर रहा है, कोई सर्कस का आर्टिस्ट है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इफ द एंगल मेड बाय द पोल विद द ग्राउंड लेवल इज, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कहने का ये मतलब है कि ये यही ना ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड होगा जिससे 30 डिग्री बना रहा है ये। देखिए ये पोल था आपका, ये रोप है, और ये ग्राउंड से 30 डिग्री बना रही है। ठीक, पूछ रहा है तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी, मतलब यही यह हाइट पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ BC। ठीक, अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे, एक सेकेंड, सेम चीज लेनी होगी जिससे आपको दिखाने में आसानी। तो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, हमसे यही BC पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC। ठीक, देखो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था कि अगर आपको कोई दो चीज़ें दी हुई हों तो ये फिर तो वही ट्रिग्नोमेट्री में ही बन गया ना, ये पूरा स्ट्रक्चर ट्रिग्नोमेट्री का ही, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखो सोचना, अब हमें जो रिलेशन मैंने आपको सिखा रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसी के हिसाब से काम यहाँ करना है, समझ रहे हैं ना। तो वो जो आपको मैंने सिखा रखा है उस रिलेशन से अगर यहाँ चलते हैं हम, तो आप सुनिए, आप जब उस रिलेशन से चलेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है,
एक तरीके से ये हाइपोटेनस है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, और हमसे परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है, इसको मान लीजिए यच है, यही हमसे यच पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर, ठीक, समझ पा रहे हैं ना आप। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, ठीक, और ये पोल है, रोप है, और ये जो है 20 मीटर की है, तो हमसे ये दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है एक तरीके से, और हमसे ये परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा बराबर लगा सकते हैं ना। साइन थीटा बराबर लगाएंगे तो साइन ये इसके सामने की भुजा, सामने का ये साइड ये है, तो साइन 30 डिग्री बराबर हम लगाएंगे, ठीक, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये मैंने इसको समझाने के लिए, देखिए यही लिख रखा है ना, साइन थीटा बराबर क्या दिखा है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण हिंदी में, ठीक। अब साइन 30 डिग्री, क्योंकि हम साइन 30 डिग्री मान रहे हैं, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, बी सी, बी सी, ये परपेंडिकुलर पहले, हाइपोटेनस, ठीक। अब एच अपान 20 हो जाएगा, देखिए 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, इक्वल टू एच अपान 20, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। इज इट क्लियर, ओके। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप और ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक। और हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। देखो क्या कह रहा है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड broken part bend so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 मीटर, find the height of the tree. देखो तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष शीर्ष भाग जो ऊपर का हिस्सा है वो जमीन को छूता है और उससे 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के बाद मतलब पेड़ का जो पैर है निचला सिरा है उस बिंदु से और उस बिंदु की दूरी जहां पर शीर्ष छू रहा है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया, अभी आएंगे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, देखो सपोज ये कोई ऐसे पेड़ है, ठीक, ये इसकी जड़ है, रूट है, जड़ है, इसका तना है, ट्रंक बोलते हैं। अब देखो इसको ले लो, जो इसकी जड़ यहाँ पे जमीन से कटा हुआ पार्ट है उसको ए ले लो, ठीक, और इसको बी ले लो, और इसका जो शीर्ष पॉइंट है इसको सी ले लो, ठीक। अब यह तूफान आया टूट गया, अब मैं इसको एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मान ले रहा हूँ, इसको ए मानूंगा, इस पॉइंट को जहाँ से टूट रहा है उसको बी मानूंगा, इसको सी मानूंगा। जब ये टूट रहा है तो ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक, ये हो जा रहा है ए, ये हो जा रहा है बी, ये हो जा रहा है सी, ठीक। पूछ रहा है हाइट ऑफ द ट्री, यही पूछ रहा है टोटल, मतलब पूछ रहा है ए बी बरा ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। समझ पा रहे हो ना, ये ए बी और सी, तो ए बी प्लस बी सी, ठीक। तो ए सी बराबर क्या होगा, ए और सी इतना बराबर होगा ए बी प्लस बी सी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक, यही पूछ रहा है। यही चीज तो यहाँ लिख रखी है, ये पेड़ है, ट्री है, बेंड हुआ है, फिर ए है और सी है, और ये चीज लिख रखा है। अब देखो ये कह रहा है ना कि जहां से ये आपका पेड़ का ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जड़ है, और ये क्या है, शीर्ष भाग है, मतलब इसका टॉप पॉइंट है, ये हिस्सा है, पॉइंट सी है। ये जहां पर टच कर रहा है भाई, गिरेगा तो ऐसे ही बेंड होगा ना, ऐसे ही ब्रेक कर गया है, फॉल डाउन हो गया है, ऐसे झुक गया है और जमीन को टच कर रहा है, तो इस सिर्फ इस पॉइंट से मतलब इसके जो पैर है, इसका जो रूट है उस पॉइंट, और जहां पर ये ऊपर का इसका टॉप जो है टच कर रहा है अर्थ को, इन दोनों की इस दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। और कह रहा है कि ये जहां से बेंड किया है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप, सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि देखो लिखता है कि ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो विद इट का मतलब जो है कि ये इसी से बना रहा है, इस जो इसका मतलब जो ये तना का हिस्सा, ये जो तना वाला हिस्सा, मतलब ये जो बीच का तना वाला हिस्सा, मतलब ट्रंक वाला ये जो है, जो इस हिस्से को ये जो है, ये तना को क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में, जो भी बोलते हो आप ध्यान रखिएगा इसको। ये बीच का हिस्सा जो है पेड़ का, ऐसे हाइट होता है ना, कैसे ये लिप्टस का पेड़ हुआ, या आप लोगों ने अगर देखा हो नारियल का पेड़, तो
तो ये बीच वाला हिस्सा ऐसे समझ लो है, और ये टूट गया है, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है वो यही है, ठीक ना। अब ये क्या कर रहा है कि इससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ से जब ये टूट रहा है, ऐसे जब नीचे झुक रहा है तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। अब बस ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, तो आप भी जानते हो कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, हाइट पूछ रहा है। तो देखो ये हमको जब यहाँ हाइट निकालेंगे बच्चे, तो एक बात याद रखना, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जो हाइट निकलेगी ए बी प्लस बी सी निकलेगी, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ए सी बराबर, ये ए सी टोटल हाइट है ना पेड़ की। तो देखो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि टूटने के बाद कितनी हाइट बची हुई है, टूटने के बाद कितनी हाइट बची हुई है, तब तो ए बी हो जाएगा, सिर्फ इतना होगा। समझ रहे हो ना कि टूट गया तो ये तो टूट गया, झुक गया है, तो उसके बाद क्या ऊंचाई बचेगी, तो यही ए बी बनेगी, बचेगी ऊंचाई। लेकिन अगर पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब पहले शुरू में कितनी थी, तो ए बी प्लस ए सी बी सी हो जाएगी। अब देखो जो क्वेश्चन पूछे आपसे, यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि पहले कैसे कितना था, तो मैं ए सी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ए सी का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। शुरू में जब पेड़ खड़ा था, मतलब स्टैंड था, जब ये टूटा नहीं था, तो उस समय ए सी इसकी टोटल लेंथ थी। अब हम लोग इसी को निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप समझ पाओगे तो आप, हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक। और परपेंडिकुलर का मतलब ये क्या दिया हो, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पर यही होता है कि एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो इससे एडजेसेंट होती है, जो सटी हुई होती है एंगल से, वो जो है बेस होती है। ये सब मैं आपको उसमें पढ़ा चुका हूँ कि कौन सा एडजेसेंट साइड होगा, कौन सा इन फ्रंट ऑफ साइड मतलब सामने की भुजा होगी, और कौन सा विकर्ण होगा। तो ये आप जब टेन थीटा बराबर लगाओगे, तो टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब लंब बटे आधार, और ये टेन 30 डिग्री होगा, टेन 30 डिग्री बराबर 8/h हो जाएगा। कैसे होगा 8/h, मतलब परपेंडिकुलर टेन 30, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है, ए सी क्या है 8 है, अपान h हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर जब 8/h हो जाएगा, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होगी, तो 1/√3 बराबर होगा, इक्वल टू होगा 8/h। तो और ये क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 8/√3। देखो ये जो हाइट होगी ये सिर्फ ए बी की हाइट है, ठीक। आप अगर समझ पा रहे हो यहाँ पे, तो आप यहाँ ए बी की हाइट निकाल चुके हो। अब हमको बी सी की हाइट चाहिए, तो अब इसमें बी सी की हाइट अगर हमको निकालनी हो, मतलब हमको ये अब पता चल चुका है एच, ठीक, और ये पता चल चुका है, अब हमको यही निकालनी है बी सी बराबर क्या। तो अगर बी सी बराबर आपको क्या निकालना है, तो एक सिंपल सा फार्मूला आप जानिए कि आप जब अब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हमको परपेंडिकुलर पता है जो कि सामने की भुजा है, तो हम साइन थीटा का फार्मूला लगा लेंगे, ठीक। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए सी अपान बी सी। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण हिंदी में। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए सी अपान बी सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, ए सी की वैल्यू क्या दे रहा है, 8 दे रहा है, बी सी की वैल्यू आ जाएगी इससे, बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 8×2 = 16, ठीक। समझ रहे हो ना, बी सी बराबर हो जाएगा 16, बी सी बराबर 16 हो जाएगा। अगर हमको टोटल लेंथ निकालनी होगी, तो ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। यहाँ पर हमको बी सी की वैल्यू 16 पता है, और अगर आप सही समझ रहे होगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो एच की वैल्यू निकाले हैं वो ए बी की वैल्यू निकाले हैं, ठीक। तो उस ए बी की वैल्यू को अगर आप इसमें ऐड कर दो, तो ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे निकाले हो, ये जो एच आया है वही तो एच ए बी है ना, ए बी एच है ना, ठीक। ए बी तो एच है ना, तो ए बी एच क्या होगा, यहाँ पर 8/√3 आया है ना, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर 8/√3, 8 कॉमन ले लीजिए, तो
√3 + 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री। यही क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। ऐसे देखो अरेंज करके प्रॉपरली लिखिएगा एग्जाम में, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा। यही हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री। इनिशियली याद रखना है, प्रारंभ में जो है पेड़ की जो ऊंचाई थी, ट्री की हाइट थी, वो 8 इनसाइड ब्रैकेट √3 + 2, मतलब 8 गुणे कोष्टक के अंदर कड़ी में 3 + 2 होगा। ठीक। और अगर मान लो पूछे कि टूटने के बाद कितनी हाइट होगी, तो टूटने के बाद तो भाई मान लो अगर ये ब्रेक करने के बाद, बस टूटने के बाद जो है हाइट कितनी होगी, ए भी होगी, तो उस समय आंसर हो जाएगा 8 √3 आफ्टर ब्रेक, आफ्टर ब्रेक। ब्रेक ना लिख के ब्रोकन लिखना, आफ्टर ब्रोकन। आफ्टर ब्रोकन ये होगा, आफ्टर ब्रोकन ये होगा, और इनिशियली जो है ये होगी हाइट। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बाद में करेंगे, इसको पहले करते हैं। देखो पढ़िए पहले, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। एक मिनट पढ़िए, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ब्रिज ऑन ए ब्रिज across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is a height of 3 meters from the bank, find the width of river. अब हिंदी में भी सुन लीजिए। एक नदी के पुल पर एक बिंदु से अवनमन कोण नदी के विपरीत किनारों पर तट पर 30° है और 45° है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल किनारों से 3 मीटर की, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप इसको ऐसे समझो। मान लो ऐसे 3D फिगर तो यहाँ बनेगा नहीं, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करना। अब मान लो ये वो है, क्या बोला जाता है, ये दो रिवर बह रही है, ठीक ना, नदी है, बह रही है। ठीक। कैसे बना दे डायग्राम, एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट आपको वहाँ समझ में आए। मान लो ये नदी है, ठीक, और अब ये नदी है तो इसके ऊपर ही कोई पुल बना होगा। ऐसे देखो पुल उल बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे यहाँ पुल कोई बना होगा। ठीक। अब यही पुल बना होगा, तो याद रखना पुल ऊंचाई पर बना होगा ना, पुल कुछ ऊंचाई पे बना होगा, तो वही कह रहा है वो ऊंचाई जो है 3 मीटर की है। हाइट ऑफ द मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक के किनारे का मतलब ऐसे होता है कि ऐसे ऐसे ये मत सोचने लगा कि ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस है, हाइट है। पुल जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ, ऊपर की तरफ बना हुआ है। आप इस डायग्राम से ज़्यादा समझेंगे अच्छे से। देखो यहाँ पर हम कोई पुल है, ये नदी के दो किनारे हैं, इसके ऊपर पुल बना है, ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड समझ लो पुल है। और ये जो है पॉइंट डी पर हम लोग खड़ा है, मान लो मैं ही खड़ा हूँ या आप खड़े हो, और सॉरी, अब देखो यहाँ पर एक नदी का किनारा जो होगा वो ये होगा, एक किनारा ये होगा। मैं जब इस पुल से देखता हूँ तो इसके लिए देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो एक तरफ के लिए दिया हुआ है 30°, एक तरफ के लिए दिया है 45°। आप किसी तरफ मानने के लिए स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी क्या है, हाइट ऑफ द पुल है। हाइट ऑफ द पुल का मतलब भाई नदी का एक फ्लो होगा, वो उस नदी के ऊपर ही बनता है, तो वो एक सर्टेन हाइट पे बनता है ना पुल, तो वो जो है हाइट जो है 3 मीटर है। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई बताओ। तो देखो अगर ये एंगल 45° है, यहाँ पे ऐसे ये किनारा है, ये किनारा है, और ये बीच में ऐसे बना हुआ है,
तो अगर आप समझ पाओगे तो विड्थ, रिवर की विड्थ यही AC लाइन होगी, AB लाइन, ठीक। और ये AB लाइन जो होगी, देखो ये थोड़ा समझने की क्वेश्चन है, ये समझने वाले ही क्वेश्चन है। अगर ये बना लिए तो ये tan और ये cot, ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है। तो आप अगर AB जो है ये विड्थ है, कैसी विड्थ है समझ रहे हो? एक किनारे ये आ रहा है, एक किनारे ये, ऑलरेडी ये दे रहा है क्वेश्चन में कि ये जो है इसका जो है क्या है क्रमशः, एंगल जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 और 45 डिग्री है, ठीक। ओके। अब देखो ये हाइट 3 मीटर है, अब हमको ए बी निकालनी है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी बराबर क्या, ठीक। आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हो। आप देखो मैंने आपको बताया अल्टरनेटिव एंगल होता है अवनमन कोण के केस में ही, या एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में ही ये अल्टरनेटिव एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे मान लो हमको ये आप देखोगे अगर ध्यान से तो ADC ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं tan 30 डिग्री लगा दूँ, यहाँ पे tan 45 डिग्री लगा दूँ, तो tan 45 डिग्री जब मैं जैसे ही लगाऊंगा तो सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एडजेसेंट भुजा क्या होगी, वो बेस होगी। और ये क्या होगी, ये जो भुजा होगी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं tan थीटा ही लगा रहा हूँ। पूछोगे tan ही थीटा क्यों लगा रहे हो, अरे भाई हमको CH जानना है, हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस देखो हमको परपेंडिकुलर पता है, मतलब लंब पता है और आधार कैलकुलेट करना है, और हमको एंगल पता है। तो लंब और आधार किस में आते हैं, तो tan थीटा में आते हैं। तो tan 45 लगा देंगे, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DC अपान AC। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा DC अपान AC। तो DC कितना दिया हुआ है, DC मेरे बच्चे यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, तो 3/AC हो जाएगा। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 = 3/AC हो जाएगा। AC बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो आप एक तरीके से देखोगे AC बराबर 1, हमारा AC बराबर 3 हमको मिल गया, ठीक। अब इसी प्रकार से आप लगा दो tan 30 डिग्री के लिए। तो tan 30 डिग्री की क्या होगा, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, तो DC अपान BC हो जाएगा। DC देखो यहाँ पे लिखा हूँ यही चीज़, tan 30 डिग्री बराबर DC अपान BC लिख दिया हूँ। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बराबर 3/BC। अब देखना ये DC बार बार मैं नहीं बताऊंगा, DC 3 लिख रहा हूँ। तो अब BC जब इस साइड में आएगा, जब BC इस साइड में आ जाएगा तो ये √3 इधर आ जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा 3/√3, ठीक। अब इसी को क्या लिखना है, आप लिख लोगे जो है ए बी बराबर, अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी। तो बी सी की वैल्यू ये दी हुई है, ए सी की वैल्यू ये दी हुई है। तो आप ए बी बराबर लिख लो 3 + 3/√3, 3 कामन ले लो यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा 3 इनसाइड ब्रैकेट √3 + 1 मीटर, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, बस ये याद रखना, ये एकांतर कोण जो बनता है, अल्टरनेटिव एंगल बनता है, इसकी वजह से यहाँ 45 डिग्री हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये समझना कि ये अवनमन कोण है। और तीसरी चीज़ ये समझने का प्रयास कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि ये जो बेस यहाँ से ये जो हाइट है वो 3 मीटर दी हुई है, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आप देखिए अब इससे भी एक आखिरी आज का क्वेश्चन है, वो ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आप समझ पाएँ तो अच्छा है। समझ में वैसे आ जाएगा, एक बार में नहीं आएगा तो आप घर पे जाइएगा और इसको 2 बार सुनिएगा इस वीडियो को, तो देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक। देखो दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज building 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi storage building and the distance between two buildings. ओके, आप एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अदरवाइज नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, अभी बता दे रहा हूँ। आराम से एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, आप पॉज कर के पढ़ लेना, मैं आगे अब समझाना शुरू कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप समझो, कह रहा है मान लीजिए ये एक छोटी बिल्डिंग है, इसको बिल्डिंग ही समझना, और ये एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, तो ढेर सारी बिल्डिंग बना, इसको आप स्ट्रेट लाइन समझना। देखो ड्रा करते समय कभी कभी स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रा होती है, कि हम लोग भी ह्यूमन हैं और
सेकेंड, आप समझने का इस क्वेश्चन को प्रयास करना। आप देखो, देखो सबसे पहला जो कह रहा है, याद रखना इसमें सब में कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो आप जब यहाँ देखोगे आप, तो आपको अगर समझ पा रहे होगे तो ये देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, जिसको मैंने पीसी मान रखा है, बीए को मान रखा है, ये छोटी बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग को कोई टॉप पर है यहाँ पर, ठीक। कोई जब टॉप पर है, यहाँ पर कोई टॉप पर है, मान लीजिए आप हो, आप ऊपर वाले मकान में रहते हो, यहाँ पे कोई आपका मित्र है यहाँ पे रहता है। जब आपको यहाँ से आपका मित्र आपको देख रहा है, ठीक ना, आपको जब यहाँ पर देख रहा है, तो आप इस अपने घर के छत पर हैं, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब यही चीज वो आपका भाई नीचे कोई खड़ा है, जो कि वो जमीन पर है, नीचे है, जब उसको देखता है ये, आप कहते हैं कि भाई मेरा नीचे है, उसको भी देख लो, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। याद रखिएगा, यही 45 डिग्री बन रहा है। समझ गए? अब देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो है छोटी बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरेज बड़ी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरेज बड़ी बिल्डिंग पर से पहले जब देखा जा रहा है, ऊपर आप जब खड़े हो अपनी छोटी बिल्डिंग में, छत पर जब खड़े हो, तो वहां पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब अवनमन कोण बन रहा है। और जब नीचे वाले जो आपका नीचे भाई खड़ा है, जो ग्राउंड से बाहर जाने के लिए सड़क पर उसे जाना है, तो ये यहाँ जब नीचे खड़ा है, तो जब उसको देखता है आपका मित्र, यहाँ जो आपका फ्रेंड है, तो वो जो है 45 डिग्री बन रहा है। अब देखो, ये सब कुछ अरेंजमेंट का खेल है। अब इसको मैं अगर ऐसे ऐसे लाइन खींच दूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक। हम लोग यहाँ पे जो नेम है, नाम लिखेंगे एकदम सेम इसी से लिखेंगे, जिससे आपको इजीली आसानी हो वहाँ पर सॉल्व करने में। देखो पी क्यू है, ये बी डी है और ए सी है। पी क्यू है, बी डी ए सी, ये है बी डी ए सी। समझा, मैं वहाँ पर भी दूंगा, लेकिन ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। देखो, आप एक समझना, बी डी है बच्चे, ये बी डी है, डी है, देखो ये डी है। आप इस फिगर को आप देखो सबसे पहले, और अंदाजा लगाओ कि वो क्या जानना चाह रहा है। देखो, जानना जो हमसे क्वेश्चन में जानना चाह रहा है, एसी की वैल्यू क्या है, पहले ये जानना चाह रहा है एसी की वैल्यू क्या है, ठीक। ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपके मित्र की मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, वहां से ये देख रहा था ऐसे। ये आपकी और ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो आपके मित्र का घर है, जो मल्टी स्टोरेज है, उसके बीच की डिस्टेंस जानना चाह रहा है, एसी जानना चाह रहा है, ठीक। पहला तो ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन में, अगर आप लोग समझ पाए हो। दूसरी चीज ये जानना चाह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो ये क्या है, पीसी है। समझ पा रहे हो ना? अब इतना तो आपको समझ ही जाना चाहिए। ये जो है आपकी बिल्डिंग है, ये आपके मित्र की बिल्डिंग है जो कि मल्टी स्टोरेज है, उसकी हाइट पूछ रहा है, तो हाइट क्या होगी, यहाँ पे पीसी होगी, तो पीसी हाइट है ये। यही क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। अब जो जानना चाह रहा है कि आपके घर और आपके मित्र के घर में कितने बीच की दूरी है, तो एसी है, तो ये एसी जानना चाह रहा है। अब यहाँ पे आप अगर इस डायग्राम को देखोगे, तो आप दो तीन कंक्लूजन पहले समझ लो। ये बीडी आप देख रहे हो ना, बीडी इसके पैरेलल है एसी के, दोनों सेम होंगी, ठीक। बीडी बराबर है एसी के। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप तुरंत पूछ लेना। बीडी बराबर है एसी के, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो, अब ये डीसी बराबर है एबी के, डीसी बराबर है एबी के। ये सारी चीज़ें याद रखना, यूज होंगी आगे। मैंने ये सॉल्व कर रखा है, बस मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम फिर से बनाया हूँ, जिससे आप समझ पाए, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अदरवाइज मैं चाहता तो मैं भी इसी में से देखता जाऊँ और आपको बताता जाऊँ, लेकिन फिर वो कोई मतलब होगा नहीं।
आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि एंगल ऑफ डिस्पर्सन में अगर ये जो है एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल जब 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अगर मैं इसको ये सब गोल कर दूं, ये देखो ये 30 डिग्री कैसे हो रहा है, देखो ये जो है बी, पहले ये देखो बी पी क्यू कितना है, 30 डिग्री है ना, बी पी क्यू। तो अब जब इसी का तो एकांतर ए, इसी का तो एंगल है ये, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और जब बात करेंगे ए पी क्यू, ए पी क्यू की बात करेंगे, ए पी क्यू, तो यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री होगा। उसका एकांतर कोण कितना होगा, एकांतर मतलब अल्टरनेटिव एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को अब समझा दिया है मैंने। नहीं समझ में आएगा तो एक बार पॉज कर लीजिएगा, एक एक लाइन को देखिएगा कि मैंने कौन से वर्ड क्या कहे हैं, तो आप इजिली वहां पर कर पाएंगे। ठीक, समझ जी आ जाएगा समझ में। अब मैं चल रहा हूँ डायरेक्ट लगाने इस प्रश्न को। देखिए, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है। ये जो आपके घर की हाइट है वो 8 मीटर दी हुई है, 8 मीटर। आइए अब देखते जाइए। अब आओ, अगर आप बात कर एंगल क्या है, पी बी डी, पी बी डी 30 डिग्री है। आपको बता दिया मैंने कैसे, यहाँ पे इस बड़े डायग्राम में मैंने आपको बता दिया ना, पी बी डी अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से तो 30 डिग्री है। पी ए सी ये कितना है, 45 डिग्री है। अब हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ए सी, पी ए सी। ठीक, तो पी ए सी बराबर क्या होगा, आप जब अगर पी ए सी बराबर देखोगे, बताइए क्या होगा पी ए सी बराबर, देखो 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा। एक्चुअली हम इन दोनों में रिलेशन निकालने वाले हैं। तो जब 10 45 डिग्री बराबर देखोगे तो 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, पी डी अपान ए सी। अच्छा, ये क्या है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, पी ए सी में, हमने पी ए सी में लिखा है 10 45 डिग्री, पी डी, नहीं नहीं, पी सी अपान ए सी होगा ना, और क्या। देखो ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लो, ये पी सी अपान ए सी होगा। समझ रहे हो ना, ये 10 45 डिग्री कहाँ से आ रहा है, ये देखो ये 10 45, हम लोग पी ए सी ट्रैंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्रैंगल पी ए सी, पी ए सी 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, सामने वाली भुजा इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये एंगल अब यहाँ से इतना बड़ा ट्रायंगल है, ये देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा ट्रायंगल है ये, ऐसा ना हो कि आप इसको छोटा समझ लो और फिर, ये इतना बड़ा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये पी ए सी। तो पी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी इसमें जब लगाओगे 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी सी अपान ए सी। तो 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो पी सी अपान ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी और ए सी बराबर हो जाएगा ना, 10 45 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, याद रखना, ये भी याद रखिएगा आप। पी सी बराबर ए सी आ गया है यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग आगे जा रहे हैं, घबराइए नहीं, आगे भी वहाँ डायग्राम मिलेगा आपको। अब हम लोग इसी के आगे चल रहे हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन में हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है और पी सी की वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और इस छोटी इमारत के बीच में क्या डिस्टेंस है, ए सी है, उसको निकालना है भाई। अब देखिए 10 45 डिग्री से निकाला हमने, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और निकालते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की जब मैं बात करूँगा तो आप यहाँ पर देखिएगा, tan 30 डिग्री क्या है, ये tan 30 डिग्री, हम अब इस को ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, छोटे वाले बी पी डी। ठीक, बी पी डी क्या है, ये बी पी डी है ना ये। हम अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा दो अलग अलग ट्रायंगल हैं ये इसलिए बना देता हूँ ना अलग अलग कलर से, कि अगर आप समझना चाहें तो समझ पाएँ। समझ आ रहा है ना, मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो येलो शेडेड है।
अब यहाँ पे देखिए, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, फिर वही चीज़ होगा पी डी अपान बी डी, यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप देखते जाइएगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। पी डी अपान बी डी, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/√3 इक्वल टू पी डी अपान बी डी। तो अब यहाँ से क्या आप निकाल लोगे, बी डी निकाल लोगे। बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर हो जाएगा पी डी, यहाँ से जब ऐसे इधर जाएगा, ऐसे आप कर लेना, ऐसे इसको इधर भेज दो ना और इसको ऐसे कर दो, ठीक। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा पी डी अंडर रूट 3, ठीक। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी अंडर रूट 3। तो जब बी डी बराबर पी डी अंडर रूट 3 हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, दो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ए सी बराबर बी डी और ए बी बराबर डी सी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, देखो मैंने यही चीज़ बताई थी ना कि ये बी डी बराबर ए सी है और डी सी बराबर ए बी है, वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अब यूज कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को। तो आप देखोगे पी सी बराबर क्या होगा, पी सी, पी सी बराबर क्या है, पी और सी, पी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो पी सी बराबर हो जाएगा पी डी प्लस डी सी, मतलब पी डी प्लस डी सी। किसी को कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए सी बराबर पी सी लिख दिया है, ए सी बराबर पी सी लिख दिया है। कैसे लिख दिया है, जब आपने यहाँ पे 10 45 डिग्री का जब यहाँ पे यूज किए हो ना, ये जब 10 45 डिग्री, तो इससे ऑटोमेटिकली आया है कि पी सी बराबर ए सी, ठीक। यहीं से मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 से यहाँ पे मैंने लिखा है कि पी सी बराबर ए सी। ये कहाँ से लिखा है, दिखा दिया ना मैंने आपको, यहाँ पर आया है 10 45 डिग्री। आप अपना कॉपी पर लिखते जाइएगा जितना मैंने लिखा है, तब उसके नीचे आपको डायरेक्ट दिखेगा, क्योंकि मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ती है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर पी ए सी बराबर पी सी हो जाएगा, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पर पी सी बराबर जो है ए सी लिख दिया है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी प्लस डी सी। डी सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि 8 मीटर है, तो डी सी की वैल्यू 8 मीटर पुट कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ए सी बराबर बी डी, आप बताओ। अरे भाई, ए सी बराबर बी डी भी तो आपने लिख रखा है। यही सारी चीज़ें हिंट पॉइंट है, अगर किसी को समझ में आ गया ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ही आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारे पॉइंट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक ठाक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही लगेगा। मैंने कोशिश की है आपको एक एक लाइन इसीलिए लिख दिया हूँ कि पहले से ही दिखे आपको ये चीज़। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फिर ए सी बराबर बी डी पुट किया जा रहा है। तो ए सी बराबर बी डी कैसे पुट किया जा रहा है बताओ। ये ए सी और बी डी बराबर है ना, आप बड़े ट्रायंगल में देखो, ए सी ये है, बी डी ये है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये चीज़, फिर भी बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में यूज कर रहा हूँ। अब देखो, ए सी बराबर बी डी पुट करना है, तो अब यहाँ पे इस ए सी के जगह पे आप देखते जाओ। अब यहाँ पर इस ए सी की जगह पे बी डी लिखा गया है, और कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये दोनों, ये यहाँ से आ रहा है। देखो ए सी और बी डी दोनों बराबर हैं, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक। अब यहाँ पे बी डी लिख दिए, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के जगह बी डी लिख दिए, और सेम पी डी बराबर क्या हो गया, पी डी है प्लस 8। अब देखो बी डी बराबर आपने क्या निकाला है यहाँ पर, अब आप बी डी बराबर क्या निकाले हो, यही निकाले हो ना बी डी बराबर। आप अगर समझ पा रहे होगे यहाँ से, तो बी डी बराबर क्या आया है, पी डी अंडर रूट 3। तो यही लिखा है ना मैंने, बी डी बराबर पी डी अंडर रूट 3 इक्वल टू पी डी प्लस 8। अब क्या होगा, पी डी कामन ले लो, इसमें इसको इधर ले जाओ, तो पी डी कामन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पी डी कामन ले लोगे तो अंडर रूट 3 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। पी डी बराबर क्या आ जाएगा, पी डी बराबर हो जाएगा 8 अपान अंडर रूट 3 - 1। इतना आ गया आपका पी डी बराबर, पी डी इतना आ गया आपका, यही है आपका पी डी, ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, कोई नई चीज़ ले लो, यही है पी डी, ठीक। पी डी बराबर कितना आया है, 8 अपान अंडर रूट 3 - 1। ये अभी आपने निकाला यहाँ से पी डी बराबर। अब देखो, अब पी डी बराबर ये आ गया, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि इसके जो मतलब अंडर रूट 3 - 1 है ना, तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8, ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू अंडर रूट 3 + 1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जा रहा है ये ना, ए ए माइनस बी हो जा रहा है, ठीक। और ये क्या हो जा रहा है, ए प्लस बी हो जा रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो जब ए स्क्वायर करोगे अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा, और वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही होगा, तो थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यही चीज़ लिख रहा हूँ, एट अंडर रूट थ्री प्लस वन अपान टू, थ्री माइनस टू हो गया, ठीक। थ्री माइनस वन हुआ, टू हुआ, तो टू से कटेगा तो कितना जाएगा, फोर टाइम जाएगा। तो ये पी डी बराबर क्या आ जाएगा, पी डी बराबर हो जाएगा एट, पी डी बराबर हो जाएगा फोर अंडर रूट थ्री प्लस वन। अब क्या है, पीसी बराबर क्या होगा, पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पीसी बराबर हो जाएगा ये पीसी, पी यहाँ पर सबसे ऊंचे वाला पॉइंट और सी नीचे वाला पॉइंट, पीसी बराबर हो जाएगा पी डी प्लस डी सी। तो पी डी प्लस डी सी, पी डी मैंने यहाँ से पुट कर दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर पी डी आप यहाँ से पुट कर लो, पीडी जो है यहाँ से पुट कर लो, पीडी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, पीडी की वैल्यू डीसी की वैल्यू ऑलरेडी आपको 8 पता है। तो अब पीडी बराबर डीसी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर प्लस फोर इनसाइड ब्रैकेट अंडर रूट थ्री प्लस वन, मतलब चार कोष्टक के अंदर करड़ी में थ्री, तीन प्लस वन धन आठ। ये हिंदी माध्यम के लिए था, वैसे वैसे इतना तो सब लोग समझते होंगे जी, इसको अंडर रूट थ्री बोलते हैं, इसको करणी में तीन या अंडर रूट थ्री, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये फोर अंडर रूट थ्री हो जाएगा प्लस फोर प्लस एट, कैसे आ रहा है, यही मल्टीप्लाई हो जा रहा है भाई, फोर इंटू अंडर रूट थ्री, अब फिर इससे एक बार हो जाएगा तो फोर, ठीक, एट आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, एट प्लस फोर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर और कलर चेंज करके देख लो, सब कलर चेंज कर करके देख लो। अब देखो ये है ना, यही है ना, 8 4 12। रुक जाओ, एक ऐसा कलर लो जो यूज करने लायक हो, ये 8 4 12 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है, फोर अंडर रूट थ्री है। अब इसमें फोर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री प्लस थ्री हो जाएगा। तो पीसी बराबर क्या आ जाएगा आपका, पीसी बराबर आ जाएगा, अगर आप समझ पा रहे होगे तो पीसी बराबर आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये आ जाएगा आपका पीसी बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पीसी बराबर फोर अंडर रूट थ्री प्लस वन। अब बताओ पीसी क्या है, पीसी जो है हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक ना। तो पीसी हो जाएगा हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक। और याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और ये इसके एसी, एसी यही है ना, आपसे यही ने पूछा था कि हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, तो पीसी की वैल्यू कितनी आ गई, पीसी की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली ना, यहाँ पे पीसी फोर इनसाइड ब्रैकेट अंडर रूट थ्री प्लस थ्री मीटर, ठीक। अब देखो और क्या पूछा था, पूछा था हमसे दूसरा क्वेश्चन कि ये आपके घर, ये मतलब छोटी वाली बिल्डिंग और ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो एसी है, डिस्टेंस बिटवीन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड बिल्डिंग, ये इसमें क्या होगा, एसी की डिस्टेंस पूछा था ना। तो वो एसी क्या होगा बताओ, कौन बताएगा एसी क्या होगा। अरे मेरे बच्चे आप देखो यहाँ पे मैंने पीसी बराबर एसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस स्थिति में जब ये 45 डिग्री हो और ये 35 डिग्री 30 डिग्री हो, तो पीसी और एसी बराबर होंगे। मतलब कैसे, यहाँ पे है देखो, ये पीसी बराबर एसी ले आया हूँ ना कैलकुलेट करके, 1045 डिग्री बराबर करके पीसी बराबर एसी ले आया। अब कैसे ले आया हूँ आप पीछे देखिएगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन लंबा चौड़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी हाइट है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की, वो और जो है डिस्टेंस बिटवीन दोनों दोनों बिल्डिंगों के बीच में, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और एक छोटी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग कौन है, ए बी, और ये बड़ी बिल्डिंग बी सी है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ए सी, वो और ये जो बड़ी बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो दोनों बराबर है। मतलब दोनों का आंसर फोर कोष्टक के अंदर अंडर रूट थ्री प्लस थ्री होगा, ठीक। ये था क्वेश्चन। ये देखो मैंने आपको पढ़ा दिया, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो ये मैंने पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट अच्छे क्वेश्चन थे, इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के लिए थे और एक दो क्वेश्चन भी लिया था। देखो मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसको आप लोग लगाइएगा जो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये रियल लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है।